हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू में आज देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है। एंड इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाय 2047। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन का ये है कि ये 2047 तक जो है वो पीक पे पहुंचेगी। लगभग कितना 1.6 बिलियन रहेगा। उसके बाद इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो जाएगा और 2100 में ये 1.03 बिलियन हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखते हैं। देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन का क्या है, 2061 में ये 9.73 बिलियन रहेगी और इसका भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड 2100 में होगा कितना 8.79। अब जो है ये है कि यूएनडीपी के अकॉर्डिंग जो है देखा जाए तो जितने जो फर्टिलिटी कंट्रीज़ हैं, लो फर्टिलिटी कंट्रीज़ कौन से हैं, इन यूरोप हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट कितना रहेगा, लगभग 1.75 रहेगा। ओके। एंड इंडिया विल कम, जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया बना रहेगा, ये प्रोजेक्शन है। और 5 लार्जेस्ट कंट्रीज़ कौन कौन से रहेंगे 2100 में। फर्स्ट वन इज इंडिया, फिर नाइजेरिया हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, फिर यूएस एंड पाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो जिनकी पॉपुलेशन जो है हमेशा इंक्रीज रहेगी इवन इन 2100। Okay, so this was the data on India's population, and let us move on to the other topic. India and European Union push talks, ये international relation में आएगा, and Pacific a pivot for ties with Moscow. अब इंडिया एंड यूरोपियन में अभी वर्चुअल मीट हुआ। इसके अकॉर्डिंग देखो, टॉक्स जो है दोनों कंट्रीज़ में 2013 तक बंद चल रही थी, ट्रेड टॉक्स। अब यह क्या है कि दोनों लोगों ने कमिटमेंट करा है कि 2025 तक ये जो है एक कॉपरेशन रहेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। दोनों लोगों ने ये सोचा है, दोनों कंट्रीज़ ने, कि 5 ईयर का रोड मैप ये होगा स्टार्ट, और यूरेटॉम और एटॉमिक एनर्जी, इन दोनों के बीच में जो है एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में सेटअप होगा। ओके, एज वेल एज दोनों कंट्रीज़ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि उसका भी अच्छा सा ग्रोथ हो सके। और ईयू देखा जाए, यूरोपियन यूनियन में इंडिया जो है लार्जेस्ट पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का। ओके, इंडिया में जो है यूरोपियन यूनियन के गुड्स बहुत आते हैं, बेसिकली ये कहना है। और यूरोपियन यूनियन में देखा जाए तो इंडिया जो है वो 9th लार्जेस्ट पार्टनर है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैसिफिक ए पाइवट फॉर द टाइज विद मॉस्को। मॉस्को से जो है टाई अप होने का बोला जा रहा है, एंड इसके अकॉर्डिंग वियतनाम में इन्वेस्ट करना। दोनों कंट्रीज़ जो इंडिया एंड रशिया, दोनों कंट्रीज़ ऑयल एंड गैस सर्विस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा। एक कॉमन इंटरेस्ट है इन दोनों का, निकल कर आएगा वियतनाम में। वियतनाम में ही क्यों? क्योंकि वियतनाम और चाइना का देखो, अगर रिलेशनशिप बहुत ही डिस्प्यूटेड रहा है ड्यू टू द साउथ चाइना सी का जो इशू है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, तो इन दोनों के उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा है। तो अगर इंडिया और रशिया इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये तीनों ही कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल डिसीजन रहेगा। अब चाइना पोस्ट कोविड एग्रेशन इन रीशेपिंग एशिया। ये है कि कोई भी क्राइसिस आता है तो कुछ ना कुछ जो है एशिया में नया उभर कर आता है। जैसे कि एशियान जो है ये कब आया? एशियान आया 1967 में। एंड एशियन क्या है? इट इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रैंड फादर ऑफ ऑल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये ग्रैंड फादर है। ओके, और ये 1967 में आया, सबसे पुराना है। एंड इसमें ये है कि जितना भी इकोनॉमिक और कॉपरेशन आपस में कंट्रीज रख सकें, बेसिकली ये था इसके पीछे बिहाइंड आइडिया। इसके साथ आया चिंगमाई इनिशिएटिव। इसमें क्या था? फाइनेंशियल स्वैप हो सके बिटवीन द कंट्रीज ऑफ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जिससे कि वो अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर कर आए। सो ये सब क्या है, आफ्टर क्राइसिस ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये कोविड की सिचुएशन भी एक क्राइसिस टाइप ऑफ सिचुएशन है। तो इससे उभर कर आना मतलब एक नई चीज़, एक नया थ्योरी, एक नया कुछ अगर निकल कर आएगा तो इट विल बी बेटर फॉर द होल वर्ल्ड। ओके, अब देखा जाए तो
जो है यूएस जो है वो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, ये अपने बॉन्ड्स को अभी इंक्रीज़ करा है बिकॉज़ दे आर नॉट हैप्पी विद द चाइना, तो ये आपस में अपनी बॉन्डिंग जितना इंक्रीज़ कर लेंगे वही अच्छा है। ओके। एंड ये कहना है एशियान का, फर्स्ट टाइम एशियान का ये कहना है, क्रिटिसिज्म आया है अगेंस्ट चाइना, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये फर्स्ट टाइम ओपनली क्रिटिसिज्म था अगेंस्ट चाइना कि चाइना साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है ये यूएन लॉ ऑफ द सी ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही सेटअप होना चाहिए। अब क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि मालाबार वगैरह एक्सरसाइज हुआ था, इसमें जो है होना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि उसको भी इस क्वाड्रिलेटरल ग्रुप में आना है। कौन से? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के ग्रुप में आना है। एंड जितने भी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दे हैव रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन बीजिंग। ओके। अब यहाँ पे दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन, माने ये लोग इतना वो नहीं है, क्यूरियस नहीं है कि अब चाइना वहाँ पे आके इन्वेस्ट करे वगैरह ये सब चीज़ें करे। ओके। सो ये चीज़ें अब धीमे-धीमे क्या है कि धीमे-धीमे चाइना के अगेंस्ट एक तरीके का कह सकते हैं इकोनॉमिक वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है। अभी देखो क्या हुआ था कि ऐप्स वगैरह बंद कर देना। ओके। सो ये कैसा है, एक साइबर अटैक है और ये एक इकोनॉमिकल वॉर भी है बिटवीन द कंट्रीज विच इज़ गोइंग ऑन। और इसके बाद जो है ये है कि और भी हम लोग कवर करते हैं इसमें, और दैट इज़ अभी देखो जो ट्रम्प का है, ट्रम्प ने ऑलवेज हैज़ कंसिडर्ड कोरोना वायरस एज अ चाइना वायरस, और कि वुहान लैब के में ही ये चीज़ निकल कर आई थी। तो सब कंट्रीज़ का यही है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो जो है इम्पार्शियल तरीके से हो, और कौन सा क्यों ओरिजिन हुआ ये चीज़ निकल कर आए, कौन रिस्पॉन्सिबल है ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आए, तो दैट वुड बी बेटर। ओके। अब देखा जाए तो अगर यूएस को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह में, तो बेस्ट पॉसिबल टेक्निक इज़ टू हैव द माने ये कंट्री जो है यूएस अगर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जितना कर लेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसका इन्फ्लुएंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिमिलर टू द स्ट्रेटजी ऑफ द चाइना। ओके। और चाइना जो है अभी क्या है कि चाइना बहुत ज़्यादा अपने में ही फंसा हुआ है। कैसे? अब वो पहले तो जो है इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करता है, अगर इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करने के बाद अगर कोई नहीं मानता है तो उसको वॉर लाइक सिचुएशन में फंसना पड़ जाता है। इसलिए चाइना का रिलेशन अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी कहीं ना कहीं खराब ही चल रहा है, और अगर बीजिंग का कॉन्फिडेंस तोड़ना है मटीरियली एज वेल एज मिलिट्रीली, तो कंट्रीज़ को आपस में जो है वो एक कोऑर्डिनेशन सेटअप करना ही पड़ेगा। ओके। एंड मूविंग ऑन टू द इंडियन एक्सप्रेस टॉपिक, नेबरहुड चैलेंज। नेबरहुड चैलेंज में क्या है कि राजमंडल थ्योरी, कौटिल्य की राजमंडल थ्योरी जो है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, स्पेशली जिनका जो है पॉल साइंस सब्जेक्ट है उन्होंने तो पढ़ी होगी इसको। एंड इसकी मंडल थ्योरी क्या है कि 12 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ऑफ द नेबरिंग स्टेट, और ये जो है या तो ये फ्रेंड की तरह रहेंगे या फिर फो की तरह रहेंगे, मीन्स एक ये किंगडम है और इसी से ही 12 सर्कल्स निकल कर आएंगे। ओके। और इस तरीके से ये थ्योरी है। तो मंडल थ्योरी क्या है कि इज़ अबाउट द प्रोबेबिलिटी, और कोई सर्टेनिटी सिचुएशन की नहीं दिखाता है। एंड कंट्रीज़ इसमें बेसिकली क्या है कि मंडल थ्योरी का कहना क्या है कि जो कंट्रीज़ दैट रब शोल्डर विद ईच अदर शुड मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू, जिससे कि उनके उसमें गुडविल भी बनी रहे और उनके उसमें फ्रेंडशिप भी बनी रहे। तो आपस के जो जितने भी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनको ये हमेशा गुडविल और फ्रेंडशिप आपस में बनी रहे, ये हमेशा ट्राई करना चाहिए। एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ द राजमंडल थ्योरी। ओके। और अब देखो कौटिल्य पीरियड और अभी के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है, आर्ट और डिप्लोमेसी में काफ़ी बदलाव आ गया है, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने ही कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज़ फॉलो करते आए हैं हमेशा। देखो इंडिया ने क्या किया है, हमेशा इंडिया की सॉफ्ट पावर अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई है। सॉफ्ट पावर अप्रोच मतलब क्या है कि जैसे कल्चरल टाइज जो है वो फॉरेन पॉलिसीज़ में दिखाना,
तो ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट पावर अप्रोच हैं, ओके। अब जैसे कि जो है बुद्धिज़्म का हमेशा कहीं न कहीं एग्ज़ाम्पल जो है 2 कंट्रीज़ के बीच में जो है रिफ्लेक्ट कराया जाता है, जैसे सांस्कृतिक मंडल और कल्चरल सर्कल अराउंड इट ज्योग्राफी। जैसे बुद्धिस्ट सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बिगैन ड्यूरिंग एम्परर अशोका, जिसमें कि साइलोन हो गया, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान, इंडो चाइना, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इन्वॉल्व थे, जिन्होंने बुद्धा का मिडिल पाथ जो है वो अपने रिलीजन में, अपने कंट्री में लिया था, ओके। इसके साथ ही आप पढ़ते होंगे, ये टॉपिक भी पढ़ते होंगे कि जो है सॉफ्ट पावर अप्रोच क्या है कि एबिलिटी ऑफ द नेशन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर विदाउट यूजिंग फोर्स। मीन्स आपको फोर्स नहीं यूज़ करना है, बट ऐसे अपने फॉरेन रिलेशन और टाइज डेवलप करने हैं कि आप दूसरे कंट्री को डेवलप इन्फ्लुएंस कर पाओ। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जोसेफ नाइन 1980s में दी थी। ही वाज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ओके। और बट अभी क्या हो रहा है कि ये सॉफ्ट पावर अप्रोच धीरे धीरे कम होती जा रही है, बिकॉज कंट्रीज आर बिकमिंग सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम में। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट पावर में डिक्लाइन हुआ है, ओके। और कल्चरल और एकेडमिक और रिलीजियस इंगेजमेंट कहीं ना कहीं कम हुआ है। और ये है कि इंडिया ने हमेशा अपनी मैथोलॉजी हर कंट्रीज़ में डिस्प्यूट करी। इट कैन बी कंसिडर्ड एज मदर ऑफ लॉ एंड फिलोसफी इंडिया, ओके। एंड इंडिया की अगर आप फिलोसफी देखें, रिलीजन, डॉक्ट्राइन, आर्ट, ये जो है हर डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको मिल सकती है, ओके। और ये है कि बिकॉज दिस सॉफ्ट पावर इज़ डिक्लाइनिंग, तो नेबरहुड एंड जो नेबर्स हैं ये आपस में भी चैलेंजेस पोस्ट कर रहे हैं, ओके। और और जो राजमंडल है ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ द डिक्लाइन। और आफ्टर बांग्लादेश डिसीजन देखा जाए, जैसे कि कॉक्स बाज़ार है, ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, सबमरीन बेस कॉक्स बाज़ार में डेवलप हुआ था। अब ये क्या है कि ये कॉक्स बाज़ार ये बांग्लादेश ने डिसाइड करा कि ये चाइना को दे देगा, ओके। और सिमिलरली देखो छबार वाले में भी आ गया कि चाइना को ये चीज़ मिल जाएगी, और इंडिया से ये चीज़ लेके अब चाइना के पास जा रही। सो दीज थिंग आर शोइंग कि कहीं ना कहीं कुछ जो है आपस में कंट्रीज़ में वो जो इतना फ्रेंडली रिलेशन, इतना जो है विलिंगनेस टू कोऑपरेट, वो कम होता जा रहा है। एंड और जो सिविलाइजेशन और कल्चरल बॉन्डिंग है, उसमें जो है उससे जो अगर फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करी जा रही है, तो उसमें डिविडेंड जो है वो निकल कर उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, ओके। एंड अदर थिंग इज़ दैट अब क्या है कि टुगेदर वी ग्रो, इसका अगर हम वो करें टुगेदर वी ग्रो का, इसमें क्या है कि हर एक कंट्री की अपनी एक यूनिकनेस होती है, और उस यूनिकनेस को हम फ़ायदा उठा के अगर हम साथ में ग्रो करेंगे, तो देन इट विल बी वेरी गुड फॉर ईच वन ऑफ अस। तो ये थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। और नेबर कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी, एजुकेशन, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर जो है, ये सारी नीड ऑफ द आवर है, तो इस पे भी जो है फोकस जो है, अटेंशन जो है वो डालना पड़ेगा, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।